next section from Hindu Adoption and Maintenance Act. And today I'm going to tell you about what basically this section 22 confers about maintenance of dependents. Actually, who are dependents? Who are the people that come in this category of dependents? We already done this. Those who have not watched the last session, that was section 21. On the top, you can see the link. Go and watch exactly the meaning as per this act. Who are dependents? आफ्टर दैट वी विल नाउ डिस्कस कि डिपेंडेंट्स के जो मेंटेनेंस है उनका कैसे पालन पोषण होगा, हु द पर्सन हैज़ द ड्यूटी रिगार्डिंग दिस डिपेंडेंस एंड हाउ दीज डिपेंडेंट्स कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ देयर द पर्सन जिनसे इनको मेंटेनेंस क्लेम करनी है. तो वो सब हम इस सेक्शन 22 में समझेंगे. पे योर अटेंशन. And this is our official mail address, students. learnwithnishman@gmail.com. Many of the students are asking about the ways through which they can connect to us. So this is our official contact number. If you have any queries, any doubts, go and just send your queries to us. We will respond you as soon as possible. Now continuing this section 22. 22 में जैसा कि हम 21 में डिपेंडेंट्स के बारे में समझ चुके हैं, कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स, बोथ मदर फादर. इफ अ पर्सन हैज़ डाइड देन हिज विडो, देयर माइनर सन, अनमैरिड डॉटर and widowed daughter-in-law. So there are various person in different categories under dependents. इनको कैसे maintain करना है? So under this section of the act, the liability to maintain जो है is limited and extends only up to the estate of the deceased. Means for example one person has died लेकिन he has left several people behind him जिनको उसको maintenance देनी है, जो उसी के ऊपर depend थे, like I said dependents. तो अब वो लोग कहाँ से अपनी maintenance claim करेंगे? Yes, this person has left his estate, his property behind. तो अब इन लोगों को वहाँ से maintenance तो claim करनी पड़ेगी, उसकी property से ही वो अपना हिस्सा मांगेंगे. तो यहाँ पर इस सेक्शन 22 में हम जस्ट ये समझेंगे कि मेंटेनेंस के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन दिया गया है. डिसीज्ड का मतलब होता है द पर्सन हु हैज नाउ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, हु हैज डाइड. एंड एस्टेट यहाँ पर मानी जाती है द प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग ऑफ दैट पर्सन लेफ्ट बिहाइंड. Alright, so this section 22 clause 1, first of all क्या कहता है? It applies to the dependent of a person who had died after 21st of December 1956. Like this section basically covers those incidents only of those dependents जिनके जो हेड हैं या जिनसे उनको मेंटेनेंस क्लेम करनी है, वो पर्सन जो है 21 ऑफ दिसंबर 1956 के बाद ही उसकी डेथ हुई है, क्योंकि ये जो प्रोविजन है ये 56 के बाद ही लागू हो रहा है. So section 22 clause 2 states that it covers the cases of those dependents who do not succeed to any share or part of the estate of the deceased at his death. Deceased, right? जो पर्सन जिसकी डेथ हुई है और जिसको अब नेक्स्ट जो कैटेगरी ऑफ पीपल है जो उस पर डिपेंड करते हैं, तो अभी तक उनकी जो प्रॉपर्टी है उससे इन्होंने कोई शेयर क्लेम नहीं करा है. मतलब इस प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा मेरे को आएगा, इतना एज सच नहीं है, इनको भी शेयर नहीं मिला है. एंड बाय रीजन दैट दे हैव नॉट बीन गिवन एनी शेयर बाय विल और दैट दे हैव बीन एक्सक्लूडेड ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ नियरर रिलेशंस देन देम और बाय नॉट बीइंग हायर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट. राइट तो यहाँ पर हम उन डिपेंडेंट्स को कवर कर रहे हैं जो उसकी प्रॉपर्टी पर, उस पर्सन की प्रॉपर्टी पर जिनका हक नहीं है, जो उनकी प्रॉपर्टी को रिसीव नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीज़न, हिंदू सक्सेशन एक्ट की वजह से, या वो उनका नियर बाय रिलेशन इतना नहीं है कि उनको उनकी प्रॉपर्टी से हिस्सा मिले, या जो पर्सन जिसकी डेथ हुई वो अपनी विल में उनका नाम लिख कर ही नहीं गया. तो ये ऐसे पर्सन है जिनको प्रॉपर्टी से कोई शेयर नहीं मिल रहा. सेक्शन 22 बेसिकली स्टेट्स दैट. ओके, सो सेक्शन 22 के अभी हमने दो कंडीशन पढ़ी. फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन जो डिजीज हुआ है दैट हैज़ बीन आफ्टर 21st ऑफ दिसंबर 1956. एंड सेकेंडली दीज डिपेंडेंट्स, दोज हु आर लेफ्ट बिहाइंड द डिजीज, हैव नॉट सक्सीडेड द शेयर या पार्ट उसकी प्रॉपर्टी से.
then the liability of the person who took the estate in this case also in proportion to the value of the share or part of the estate taken by him or her. लाइबिलिटी उस पर भी आएगी, मीन्स मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उस पर्सन पे भी आएगी. सपोज करो एक पर्सन है जो अपनी प्रॉपर्टी पीछे छोड़ गया है, उसका कोई इलेजिटिमेट सन है और उस सन को एक तरीके से मेंटेनेंस अपने फादर की प्रॉपर्टी से मिलनी चाहिए, बट ये सन अपनी फादर की उस प्रॉपर्टी पे इसका कोई हक नहीं है. बट इस फादर की प्रॉपर्टी को एक्चुअल में जो उसका लेजिटिमेट सन है उसने उसको क्या कर लिया है, बाय हायर पॉलिसी या सक्सेशन की वजह से वो प्रॉपर्टी इस पर्सन को मिल गई है, उसने उस प्रॉपर्टी से शेयर खरीद लिया है, शेयर ले लिया है. तो जो यहाँ पर इलेजिटिमेट सन है, ही कैन नाउ आस्क फॉर द मेंटेनेंस फ्रॉम दिस लेजिटिमेट सन बिकॉज ही हैज़ द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज्ड वन, जिससे इनको एक्चुअल मेंटेनेंस मिलनी थी. तो लाइबिलिटी नाउ फॉल ऑन दिस लेजिटिमेट सन फॉर द इलेजिटिमेट वन. Okay, now covering this section 22 clause 4 states that when the contributor to the maintenance of the dependent is a dependent, एक तरीके से अब यहाँ पर देखा जाए तो सन भी तो एक तरीके से उस डिसीज्ड पर्सन का डिपेंडेंट ही है, राइट. इलेजिटिमेट सन भी डिपेंडेंट है और लेजिटिमेट सन भी डिपेंडेंट है, बट ये इलेजिटिमेट जो है लेजिटिमेट के पास जाकर अपना मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है. तो एक तरीके से जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है वो डिपेंडेंट, जिससे वो भी डिपेंडेंट है. दिस रूल विल फर्दर कंटिंजेंट ऑन द अमाउंट ऑफ द शेयर रिसीव्ड बाय हिम और हर एज एन हायर. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है कि जो ये लेजिटिमेट सन है ये उतनी ही मेंटेनेंस देगा जितना उसने उस प्रॉपर्टी से शेयर लिया है, राइट. सपोज इस पर्सन का शेयर आधा वाइफ को जाता है, डॉटर को जाता है, सन को जाता है, तो ये जो इलेजिटिमेट सन है ये उनके शेयर के अकॉर्डिंग ही मेंटेनेंस क्लेम करेगा. सारी की सारी मेंटेनेंस एक सिंगल पर्सन से क्लेम नहीं कर सकता. जिसको जितना हक मिला है अपनी प्रॉपर्टी से वो नेक्स्ट पर्सन को उतना ही तो देगा. Very beautifully I have explained here that this person has now no more. He has one legitimate son और यहाँ उसकी पूरी फैमिली है जहाँ पर उसको legitimate son है, डॉटर है, वाइफ है, उन सब ने अपना अपना शेयर ले लिया उसकी प्रॉपर्टी से. अभी जो illegitimate son है ये कहाँ जाए मेंटेनेंस क्लेम करने? He also have the right. So he can only ask that amount जितना उनको एक्चुअली में शेयर मिला है प्रॉपर्टी से, उससे ज़्यादा वो उनसे क्लेम नहीं कर सकता. Alright, so it states that amount of share received by him or her, if the contribution made to the maintenance to which he or she is entitled is a dependent, then liability जितनी होगी वो उसके शेयर के अकॉर्डिंग ही होगी. Now we have a case study. Let's look at this case. This is in Ramabai versus Mirabai. Ramabai versus Mirabai केस में क्या हुआ था, इसमें ये कंक्लूजन आया था दैट सेक्शन 21 एंड जो 22 सेक्शन है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के, दे डू नॉट इन एनी वे अब्रिज द pre-existing right of maintenance holders, and those provision of the act are prospective, means prospective provisions है and apply only those cases of Hindu whose death takes place after the commencement of this act. Means 1956 के बाद जिस पर्सन की डेथ हुई है उसकी एस्टेट से कैसे मेंटेनेंस मिलनी है, सेक्शन 21 एंड 22 सिर्फ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखते. Done. So the settled position of law is that an hire is legally bound to provide, means जो hire आया है जिसने डिजीज्ड की प्रॉपर्टी को आगे अपने नाम किया है, हायर उसको प्रॉपर्टी एज अ हायर के तौर पर मिली है, then he is bound to provide out of जो उसको शेयर मिला है to that dependent his maintenance for those person whom the later proprietor जो है वो legally bound था. अगर वो person suppose डेथ नहीं होती तो उसको illegitimate को भी तो मेंटेनेंस देनी होती, तो इसलिए legitimate son का हक है कि वो illegitimate को उस प्रॉपर्टी के शेयर के अकॉर्डिंग उसको मेंटेनेंस दे जितनी देनी बनती है. So I hope you covered your this section 22 along with me. In next class I'll meet with next section. Till then keep watching, keep sharing, and till then have a nice day. Thank you.